अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? चार्ज नहीं है। बच्चों, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी है लास्ट क्लास एडवांस अकाउंटिंग के हवाले से। क्लास हमारी छोटी होने वाली है और छोटी क्लास के अंदर मैक्सिमम चीज़ें हमें कवर करनी है। क्लास के एंड पर हम लोग बात करेंगे कि पूरा कोर्स आउटलाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से कवर करनी है। जो लोग हमें देर से ज्वाइन कर रहे हैं, डोंट वरी, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं रिकॉर्डिंग पर लगा चुका हूँ। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को जल्दी मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें 1 घंटे के अंदर से फिनिश करना होगा। इन केस अगर 40 मिनट्स के बाद हमारी क्लास रुक जाती है तो आप सेम यूज़र आईडी और मीटिंग आईडी पासवर्ड इस्तेमाल कीजिएगा दोबारा इसको लॉगिन करने के लिए। स्टार्ट करते हैं IFRS 16 से। आज की क्लास के अंदर हम दो IFRS कवर अप करेंगे, IFRS 15 और IFRS 16। इन दोनों को हमें कवर करना है आज की क्लास के अंदर। IFRS 16 जो है वो लीज एग्रीमेंट के हवाले से है। इसकी बेस हमने लास्ट क्लास में दी थी इंट्रोडक्शन के तौर पर, और साथ में मैंने ये भी कह दिया था कि इसको डिटेल तौर पर मैं कवर करूँगा अगले लेक्चर के अंदर। और आज ये वो लेक्चर है जिसकी मैंने बात की थी आखिरी क्लास में। लीज एग्रीमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। IFRS हमें इसके बारे में क्या बताता है, ये भी हम बात करेंगे। लीज एग्रीमेंट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि लीज एग्रीमेंट बेसिकली है क्या। डेफिनेशन के एतबार से बात करें तो IFRS 16 जो है ये हमें ये बताता है कि जो लीज है ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट जिसको उर्दू ज़बान में किरायानामा कह सकते हैं, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना एसेट इस्तेमाल करने के राइट्स देती है और उसके बदले में एक मुआवजा वसूल करती है। अगर मैं IFRS की ऑथेंटिक डेफिनेशन के हवाले से बात करूं तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है: अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वे द राइट टू यूज ऑफ एन एसेट, right to use an as an open asset for a period of time in exchange for consideration। उर्दू तर्जुमा कुछ ऐसे होगा: अब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट या मुआवजे का हिस्सा जिसमें ये बताया जाए कि आपको राइट दिया जा रहा है, आपको इख्तियार किया जा रहा है एक एसेट को, एक असासे को इस्तेमाल करने का फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास दौरानिए के लिए, इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, इसके बदले में एक ख़ास मुआवजे के। इन शॉर्ट आम जबान में ये समझेंगे कि ऐसा मुआहदा है जिसमें हम दो कॉन्ट्रैक्ट्स, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और दोनों पार्टीज आपस में बैठ कर ये डिसाइड करती हैं कि तुम्हारा ये असेट मैं इतने अरसे के लिए इस्तेमाल करूँगा या किराए पर लूँगा और इसके बदले में मैं इतना मुआवजा आपको अदा करूँगा। ये हो गई इसकी डेफिनेशन लीज एग्रीमेंट। अब बात करते हैं लीज एग्रीमेंट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ लीज टर्म। लीज टर्म या लीज की शराइत क्या चीज़ होती है? इट इज़ द नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच अ लीज हैज़ द राइट, द लेसी हैज़ द राइट to use an underlying asset is called lease term। लीज टर्म का मतलब वो दौरानिया है, वो पीरियड है, वो अरसा है जिस अरसे में लेसी को ये हक दिया जाता है, किराए पर लेने वाले को ये हक दिया जाता है मालिक या ऑनर की तरफ से कि आप इस एसेट को इस्तेमाल कर लें। इस पूरे अरसे या दौरानिया के लिए हम लीज टर्म का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली लीज टर्म वो पीरियड है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो जिस अरसे के लिए वो एसेट लीज पर या फिर किराए पर दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। लीज एग्रीमेंट में दो बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट पार्टीज होती हैं। ये दो पार्टीज कौन कौन सी हैं? पहली पार्टी का नाम है लेसी।
और दूसरी पार्टी का नाम है लेसर। लेसी बेसिकली एसेट का यूज़र होता है या जो किराए पर ले रहा होता है। लेट्स सपोज अगर आप एक मकान किराए पर ले रहे हैं तो किराए पर देने वाला लेसर कहलाएगा, या जो कि एसेट का ऑनर होगा। और जो आप किराए पर लेने वाले हैं तो आपको लीज एग्रीमेंट की टर्मिनोलॉजी में लेसी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उस पार्टी के लिए जो किराए पर ले रही होती है। तो लेसी और लेसर क्लियर है। लेसी किराए पर लेने वाला, लेसर किराए पर देने वाला। लेसी कारोबार उस एसेट को इस्तेमाल करने वाला, और लेसर उस एसेट का मालिक। लेसर उस एसेट के बदले में किराया वसूल करने वाला, और लेसी उस एसेट के बदले में किराया देने वाला। आवाज़ थोड़ी सी स्लो होगी, लेट मी चेक कि आवाज़ में क्या मसला है। चलिए हमारी तरफ से तो चीज़ें होती हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। लेसी लीज एग्रीमेंट के हवाले से, लीज एग्रीमेंट में दो पार्टीज हैं, लेसी और लेसर। लेसर मालिक होता है कारोबार एसेट का, और लेसी जो होता है वो जो सिर्फ एसेट को इस्तेमाल करने का हक रखता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास फर्दर क्या मौजूद है। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊं तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्लासिफिकेशन आएगी कि लीज एग्रीमेंट की क्या क्लासिफिकेशन है। मीन्स लाइक लीज एग्रीमेंट्स कितनी तरह के होते हैं। लीज बेसिकली दो तरह की होती है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। मीन्स किराए पर जब हम देते हैं कोई भी अपना एसेट तो दो तरह से दिया जा सकता है, और इसको लीज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में IFRS 16 में दो क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया है। एक है फाइनेंस लीज और दूसरा है ऑपरेटिंग लीज। वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे, बल्कि ज़्यादा आसान तरीका ये है, अगर IFRS के हवाले से आप देखा जाए तो IFRS ऑपरेटिंग लीज को एक्सप्लेन नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस लीज को एक्सप्लेन करता है, और साथ ये कह देता है कि फाइनेंस लीज के अलावा बाकी हर तरह की लीज ऑपरेटिंग लीज की कैटेगरी में फॉल करेगी। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ फाइनेंस लीज। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि आया आपका आया हुआ जो लीज है, जो आपका लीज एग्रीमेंट है, वो फाइनेंस लीज है या नहीं। अगर वो फाइनेंस लीज है तो उसको फाइनेंस लीज की कैटेगरी है, फाइनेंस लीज का टैग दिया जाएगा, और उसकी अकाउंटिंग भी वैसी की जाएगी। और इन केस अगर वो फाइनेंस लीज नहीं है तो बाकी एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर वो फाइनेंस लीज नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ उसे ऑपरेटिंग लीज कहा जाएगा। तो फाइनेंस लीज होने के लिए क्या शराइत हैं, ये चार शराइत आपको IFRS 16 के अंदर मिलते हैं। पहला है ऑनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर एट द एंड ऑफ लीज टर्म। नॉर्मली ये होता है कि फाइनेंस लीज के केस में जब लीज एक्सपायर होती है, लेट सपोज आपने 20 साल के लिए वो ऐसे किराए पर लिया, लीज पर लिया, तो जैसे ही 20 साल का अरसा पूरा होगा तो उस एसेट की ऑनरशिप चेंज रहेगी, और जो लेसी है उसे ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाएगी लेसर के तौर पर, लेसर की तरफ से। और इसके बदले में लेसी को एक ख़ास अमाउंट पे करनी पड़ती है मालिक को, यानी कि लेसर को। तो फाइनेंस लीज में नॉर्मली जो एक निशानी है वो ये है कि एट द एंड ऑफ द लीज, जब लीज एक्सपायर होती है तो ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। मीन्स लेसर लेसी को, मीन्स किराया मालिक किराएदार को ही मालिक बना देता है। दूसरा हमारे पास एक और शर्त है फाइनेंस लीज होने की, वो है परचेज बारगेन। मीन्स के फाइनेंस लीज के अंदर जो भी मुआवजा तय होगा, कंसिडरेशन तय होगी, या फिर लीज एक्सपायर होने के बाद ऑनरशिप ट्रांसफर होने के लिए जो अमाउंट तय होगी वो फिक्स प्राइस ना हो। मीन्स उसमें बारगेनिंग हो, मीन्स वो फ्लक्चुएट कर सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। तीसरे हमारे पास एक और शर्त है फाइनेंस लीज के होने की, कि सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एसेट लाइफ मस्ट बी यूज ड्यूरिंग लीज टर्म। कि लीज का जो भी दौरानिया था, बिलफर्ज 20 साल के लिए लीज अगर ली गई है तो ये 20 साल उस एसेट की यूजफुल लाइफ का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। मीन, और ये सिग्निफिकेंट पार्ट को नॉर्मली 75% कहा जाता है। मीन फाइनेंस लीज के लिए ज़रूरी है कि जिस एसेट को आप अपने किराए पर लीज पर ले रहे हैं उस एसेट का 75% उसकी ज़िंदगी का, उस एसेट का लाइफ का
वो आपने लीज पर ले रखा हो। मीन्स अगर एक एसेट ने 100 साल चलना है तो तकरीबन 75 साल आपने उस एसेट को अपने पास लीज के तौर पर रखा हो, तभी वो फाइनेंस लीज कहलाएगी। इट मीन्स अगर वो एसेट 10 साल चलना है, तकरीबन 8 साल तक वो आपके पास होना चाहिए, तो उसी सूरत में ही वो फाइनेंस लीज कहलाएगी। अगर इसे थोड़े से अरसे के लिए अगर लीज पर लिया जाता है, मीन 75% से कम पे लिया जाता है, कम अरसे के लिए लिया जाता है, तो फिर वो फाइनेंस लीज की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, उसे हम ऑपरेटिंग लीज की कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ है, चौथी और आखिरी शर्त है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट मीन्स वो एसेट जिसे लीज पर लिया जा रहा है या फिर लीज पर दिया जा रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट मस्ट बी एट लीस्ट 90% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। मीन्स जब आप लीज एक्सपायर होगी तो लीज एक्सपायरी के वक्त उस एसेट की जो भी प्रेजेंट वैल्यू बनेगी, उस प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट को फेयर वैल्यू का 90% होना चाहिए, कम से कम 90% होना चाहिए। 90% से ज़्यादा भी हो सकता है। इट मीन्स लेट्स सपोज मैंने एक एसेट लिया और उस एसेट की यूजफुल लाइफ थी 10 ईयर्स, 10 साल। उस एसेट को मैंने 8 सालों के लिए अपने पास लीज पर ले लिया। तो हमारे पास जो तीसरी जो शर्त है, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एसेट लाइफ मस्ट बी यूज ड्यूरिंग द लीज टर्म, ये पूरी हो रही है क्योंकि 10 साल का एसेट की लाइफ है। इस एसेट की लाइफ में से मैंने 8 साल अपने पास लीज के तौर पर रख लिया। अब बात करते हैं चौथी शर्त जिसे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये है कि उस एसेट की जब 8 साल की लीज एक्सपायर होगी, तब मैं उस एसेट की प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ और साथ ही साथ उस एसेट की मार्केट में एक फेयर वैल्यू लगवाऊंगा। जो उस एसेट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो या तो फेयर वैल्यू के बराबर हो, या फिर अगर उससे कम भी है तो कम से कम 90% तो फेयर वैल्यू के बराबर होनी ही चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। अगर ऐसा है तो उसी सूरत में मेरी पूरी लीज को फाइनेंस लीज कहा जाएगा, अदरवाइज उसे फाइनेंस लीज नहीं कहा जाएगा, उसे हम ऑपरेटिंग लीज कहेंगे। ठीक। अब लास्ट में चलते हैं, हमारे पास आखिरी पॉइंट है, अदर देन एनी अदर टाइप वुड बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग लीज। इसके अलावा हर तरह की लीज को हम ऑपरेटिंग लीज की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करेंगे। मीन्स ये 4 शराइत हैं ऊपर, 1 2 3 4, ये 4 शराइत अगर पूरी होती हैं तो हमारी लीज को हम फाइनेंस लीज कहेंगे, बसूरत दीगर इस लीज को हम ऑपरेटिंग लीज कहेंगे। एक स्टेप पीछे चलते हैं, हमने लीज एग्रीमेंट में फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के बारे में पढ़ा था। फाइनेंस लीज की हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख ली कि क्या क्या चीज़ें फाइनेंस लीज को फाइनेंस लीज बनाती हैं। इससे पीछे हमने एक और चीज़ देखी थी, वो देखी थी हमने कि लीज एग्रीमेंट में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो 2 पार्टिसिपेंट, लेसी और लेसर। ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने इसी को तैयार करना है एग्ज़ाम के। अब चलते हैं आगे हम। अब चलते हैं, अगर लेट सपोज मैं फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज हमने समझ ली। अब अगर लेट सपोज मैं इनकी जर्नल एंट्रीज बना रहा हूँ तो इन द बुक्स ऑफ लेसी और लेसर, मीन्स उधार पर किराए पर लेने वाला और किराए पर देने वाला, इन दोनों की बुक्स में इन पूरे प्रोसेस की ट्रीटमेंट क्या हो, तो उसको हम 2 स्टेप्स में तोड़ देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहला हिस्सा ये है कि जब लीज पर वो चीज़ या वो एसेट दिया जाएगा तो उस सूरत में लेसी यानी कि किराए पर लेने वाला अपने पास क्या एंट्री बनाएगा, और साथ ही साथ लेसर यानी कि अकाउंट किराए पर देने वाला वो अपने पास क्या एंट्री बनाएगा। उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसे देखते हैं किस तरीके से एंट्रीज बनाई जाएंगी। तो लेसी के पास एंट्री बनेगी, फिक्स एसेट को वो अपने पास करेगा डेबिट, और इसके साथ साथ लीज पेबल की लाइबिलिटी को कर देगा इतनी ही अमाउंट के क्रेडिट। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ लेसर की, तो जो लेसर है वो अपने पास लीज रिसीवेबल का रिसीवेबल क्रिएट करेगा और साथ ही साथ फिक्स एसेट का अकाउंट अपने पास क्रेडिट करेगा। याद रखिएगा फाइनेंस लीज का दौरानिया बहुत बड़ा होता है, और साथ ही साथ फाइनेंस लीज के अंदर ज़रूरी है कि 75% ऑफ एंटायर एसेट्स लाइफ मस्ट बी
कंज्यूम अंडर लीज पीरियड, कि वो लीज पीरियड के दौरान ही उसका 75% ऑफ लाइफ गुजरनी चाहिए। अगर इससे कम है तो वो फाइनेंस लीज नहीं हो। अब बात करते हैं कि वक्त गुजरता चला गया, 1 साल पूरा हो गया, अब किस्त यानी कि उस लीज की जो हमने लीज पेमेंट करनी थी, जो किराया देना था, अब किराया देने की बारी आ गई। अब किराया जब देने की बात आएगी तो पहले साल क्या एंट्री बनाई जाएगी, तो इस एंट्री को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। अब एक एसेट है तो ऑब्वियसली वक्त गुजरने के साथ वो पुराना होगा, अगर वो पुराना होगा तो उसका डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होगा। तो फाइनेंस लीज के केस में इसका डेप्रिसिएशन कौन रिकॉर्ड करेगा? तो फाइनेंस लीज के केस में इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा जो लेसी है, मीन्स जो उसने किराए पर लिया हुआ है, क्योंकि वो उतना लंबा अरसा है, इसीलिए उसके मेंटेनेंस के सारे अखराजात और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी वो लेसी ही अपने पास रिकॉर्ड करता रहेगा। जबकि इसके साथ साथ मैं अगर देखूँ लेसर की तरफ, तो लेसर की तरफ इस केस में कोई दूसरी एंट्री नहीं बनाई जाएगी, मीन्स वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेसर अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि ये जिम्मेदारी लेसी की रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर पेमेंट करने की बात आती है, कि अगर लीज एग्रीमेंट किया था और किराए पर चीज़ ली थी, तो ऑब्वियसली उस किराए की पेमेंट भी करनी है। तो जब हम पेमेंट करने की बात आती है तो वो पेमेंट कौन करेगा? अब बात करते हैं कि पेमेंट करते हुए अदायगी किस तरीके से होगी। सबसे पहले एंट्री बनाई जाएगी, उस एंट्री में लीज पेबल के अकाउंट को कर दिया जाएगा डेबिट। लीज पेबल का अकाउंट डेबिट होगा, इट मीन्स जो हमने अपने ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट की थी 1 साल गुजरने के बाद उस फिक्स एसेट का, लेट्स सपोज अगर हमने 8 लाख का एसेट लिया था 8 सालों के लिए, तो पहले साल में मुझे 1 लाख रुपए की लीज पेबल की लाइबिलिटी कम कर देनी है अदायगी करके, तो यहाँ पर लीज पेबल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और साथ ही साथ अमूमन ये देखा गया है कि जो भी लीज एग्रीमेंट होता है, तो लीज एग्रीमेंट के अंदर ना सिर्फ एक्चुअल लीज की पेमेंट अदा की जाती है, बल्कि उसके साथ साथ इंटरेस्ट की भी अदायगी की जाती है। तो अब इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करेंगे कि उस वक्त इंटरेस्ट क्या बन रहा था हमारे इस उधार पर, और उस इंटरेस्ट को भी हम साथ पे कर देंगे। लेट्स सपोज लीज की पेमेंट हमने की है 1 लाख रुपए, और साथ ही साथ हमने 10,000 रुपये या 12,000 रुपये इंटरेस्ट के अदा किए, तो टोटल जो अदायगी हुई है वो 1,12,000 रुपये की है। कैश हमारे पास क्रेडिट होगा 1,12,000 से, लीज पेबल डेबिट होगा 1 लाख से, और इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे 12 लाख से। तो कुल मिलाकर हमारी कंपाउंड एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ये अदायगी लेसी की तरफ है, तो लेसर इसे अपने पास बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा? तो लेसर अपने पास बुक्स में ऐसे रिकॉर्ड करेगा कि कैश को करेगा डेबिट, और 1,12,000 से लीज रिसीवेबल की, क्या जो हमने एसेट अपने पास क्रिएट किया था, ये कम कर देगा 1 लाख रुपए से, और साथ ही साथ 12,000 रुपये जो हमने इंटरेस्ट के अदा किए हैं, उसे वो इंटरेस्ट इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेगा एक अलग अकाउंट पे, और उस अकाउंट हेड होगा इंटरेस्ट इनकम। बच्चों ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब आप फाइनेंस लीज को इस्तेमाल करें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, और अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट एक्सपेंस की, यहाँ पर एक छोटी सी बात हुई थी, तो अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को अगर कैलकुलेट करना पड़े तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसकी छोटी सी कॉम्पिटिशन है, वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक एसेट है जो आपने खरीदा है 13 लाख रुपए के ऊपर। तो पहले ही दिन पहले साल आपने 13 लाख रुपए का एसेट खरीदा, तो जैसे 13 लाख का एसेट खरीदा तो फौरन ही से आप 13 लाख रुपए के मकरूज हो गए। अब ये 13 लाख रुपए आपने वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अदा करते रहेंगे। पहले साल आपके पास जो लाइबिलिटी है वो 13 लाख रुपए की है। अब बात करते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ फर्स्ट ईयर आपकी बैलेंसेस कैसे दिखेंगे। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ फर्स्ट ईयर आपके कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी कि आपने जो भी अदायगी करनी है, जो भी आप इंस्टॉलमेंट देंगे या लीज की पेमेंट करेंगे, उस लीज की पेमेंट के दो हिस्से। लेट्स सपोज आपने एग्री किया हुआ है कि आपने हर साल 1.5 लाख रुपए अदा करना है। 13 लाख रुपए का एसेट लिया और आपने ये कहा कि मैं 1.5 लाख रुपए करके हर साल आपको पैसे देता रहूंगा। तो जो आपने 1.5 लाख रुपए दिए हैं, इस 1.5 लाख रुपए के दो हिस्से हैं बेसिकली। इसमें इंटरेस्ट की अदायगी भी हो रही है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने उधार लिया गया है 13 लाख रुपए, ये भी अदायगी हो रही है। एज्यूम करते हैं कि हमारे पास
जो इंटरेस्ट की अमाउंट है या इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड हुआ था इंटरेस्ट लीज एग्रीमेंट के ऊपर 5%। तो सूरत में होगा ये कि जब आप 1.5 लाख रुपए अदा करेंगे, उस 1.5 लाख रुपए में जो आपका बैलेंस क्रिएट होगा, मीन्स अदायगी से पहले 13 लाख रुपए के आप मकरूज हैं, 13 लाख रुपए आपकी पेमेंट्स है, पेबल है। इस 13 लाख रुपए को आप 0.05% मीन्स आप 5% कैलकुलेट करेंगे और वह अमाउंट निकलेगी 65,000। इट मीन्स इस 13 लाख रुपए में 65,000 ऐसा है जो आपने इंटरेस्ट के तौर पर अदा करना है। बाकी पेमेंट जो है आपकी 85,000 ये आपकी प्रिंसिपल की पेमेंट है। अब बात करते हैं बैलेंस कितना रह गया आपका। आपका 13 लाख का एसेट था, आपने 85,000 अदा कर दिए हैं। अब पीछे 12,15,000 रुपये ऐसे हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता अदा करते रहें। अब वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरा साल जब आएगा, दूसरे साल में फिर आपने 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। अब अगेन इस 1.5 लाख रुपए में ख़ास अमाउंट इंटरेस्ट की होगी। अब इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस पे लगाया जाता है। बैलेंस था आपका 12,15,000। अब इस 12,15,000 के ऊपर आप 5% इंटरेस्ट लगाएंगे जो बनता है 60,750। अब देखते हैं इस 1.5 लाख रुपए में से कितना अमाउंट ऐसा है जो आपकी प्रिंसिपल की अदायगी हुई है। अब प्रिंसिपल की अदायगी के लिए करेंगे क्या, 1.5 लाख में से इंटरेस्ट की अमाउंट को माइनस करेंगे तो 89,250 रुपीज़ ऐसे हैं जो आपने अपने लीज पेमेंट में से अदायगी कर दी है। तो 12,15,000 आपने अदा करने थे, आपने 89,250 अदा कर दी है। अब बाकी बचा हुआ 11,25,750 रुपीज़ आपके बाकी बच जाते हैं। इसी तरीके से यही मामला चलते रहेंगे आगे आने वाले चंद सालों तक। बेटो ये है हमारा तरीका, हम लीज की पेमेंट या लीज पे इंटरेस्ट की पेमेंट इस तरीके से करते रहेंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ बैलेंस अमाउंट कम होती जाएगी और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास बैलेंस अमाउंट जीरो नहीं हो जाती। अब वापस आते हैं, ये था हमारे पास फाइनेंस लीज। अब आगे चलते हैं फाइनेंस लीज के बाद ऑपरेटिंग लीज की। इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज हमारे पास जनरल एंट्रीज किस तरीके से, अब दोनों बुक्स में यानी कि दोनों पार्टीज की बुक्स में हम जनरल एंट्रीज को देखते हैं। इन द बुक ऑफ लेसी ये किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा और इन द बुक ऑफ लेसर ये किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इन द बुक ऑफ लेसी अगर बात किया जाए तो एट द टाइम ऑफ परचेज एंट्री कुछ ऐसी की जाएगी कि एसेट ट्रांसफ़र नहीं किया जाता बल्कि राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र किया जाता है। बिकॉज थोड़े अरसे के लिए ऑपरेटिंग किया जा रहा है, तो इसीलिए एसेट ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र होता है। तो एंट्री बनाई जाएगी राइट टू यूज़ डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन जो कि लाइबिलिटी का अकाउंट है इसे हम कर देंगे क्रेडिट। इसी के साथ साथ अगर हमने लेसर के परस्पेक्टिव से बात करूँ तो लीज रिसीवेबल का अकाउंट वो अपने पास बनाएगा और राइट टू लीज का अकाउंट अपने पास क्रेडिट किया जाएगा। अब वक्त गुजरता जाएगा, 1 साल का अर्सा पूरा हुआ, अब लीज की अदायगी की बात आई। तो ऑपरेटिंग लीज के केस में अदायगी के वक्त एंट्री किस तरीके से बनाई जाएगी। पहले साल के एंड पे अगर बात किया जाए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑपरेट फाइनेंस लीज के केस में जो लेसी है उसने अपने पास रिकॉर्ड किया था, लेकिन चूंकि ऑपरेटिंग लीज में एसेट को फुली तौर पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, मीन्स पोजेसन ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन उसके मेंटेनेंस के सारे खर्चे जो हैं वो लेसर खुद बर्दाश्त करता है। इसीलिए इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी लेसर अपने पास रिकॉर्ड करेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करके। इसके साथ साथ रेंट एक्सपेंस की अगर बात की जाए, सॉरी अब अगर मैं इसकी पेमेंट की बात करूंगा तो पेमेंट के वक्त इसे एज अ रेंट जो भी अदायगी होगी उसे एज अ रेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट किया जाएगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी डेबिट करके रिकॉर्ड किया जाएगा। ये एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन रहेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस की जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी फाइनेंस लीज में। और यही पूरी एंट्री अगर मैं बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग लीज, तो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग लीज ये लेसर अपने पास एंट्रीज को किस तरीके से बनाएगा, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल को अपने पास करेगा क्रेडिट और साथ ही साथ इंटरेस्ट इनकम को भी अपने पास क्रेडिट करेगा सेम अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर हमारा
IFRS 16 की जो हमने थोड़ा सा डिस्कस करना था, थ्योरी और थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा टेस्ट देना था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। बच्चों इस वक्त हो रही है अजान, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ। अजान ख़त्म होती है तो मैं रिकॉर्डिंग को दोबारा स्टार्ट करता हूँ और चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। चलें जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं IFRS 15 को। अजान के लिए हमने ब्रेक ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह अजान हो चुकी है। अब रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं। इस दौरान अगर आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, हम इसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में एंड पर जाके पूरा कोर्स आउटलाइन एक तरतीब से हम रिपीट भी करेंगे और साथ ही साथ इस IFRS को डिटेल से देखेंगे। IFRS 15 में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट्स हैं, हम वो भी देखेंगे वन बाय वन। एक छोटा सा कॉम्पिटिशन है, साथ ही साथ जब इसकी वीडियो मिल जाएगी तो आपके लिए आसानी रहेगी। आई ट्राई कि मैं आपसे PPT भी शेयर कर दूँ ग्रुप के अंदर, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। आपके लिए आज के लेक्चर में IFRS 15 और 16 ये था, और साथ ही साथ इस लेक्चर के अंदर पूरे कोर्स आउटलाइन की रिवीजन है। इसे बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से आपने गौर से देखना है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा रहेगा और शायद वन टू वन इंटरेक्शन करने का इस सेमेस्टर में हमारा ये आखिरी मौका है, तो इस मौके को अच्छे तरीके से अवेल कीजिएगा। IFRS 15 की बात करते हैं कि IFRS 15 क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। IFRS 15 के हवाले से एक बात याद रखिएगा कि IFRS 15 एक्सक्लूसिवली आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से आपको गाइड करता है, और कॉन्ट्रैक्ट्स में रेवेन्यू किस तरीके से क्रिएट होता है और कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या डिटेलिंग रहती है, ये डिटेल्स आपको IFRS 15 के अंदर मिलती है। अच्छा, इस पूरे केस को करते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन या बीच में इंटरप्शन ना आए। हमारे पास जूम में एक लिमिटेशन ये होती है कि 40 मिनट्स के बाद हमें अपना सेशन दोबारा कंटिन्यू करना होता है, और उस 40 मिनट की नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुकी है। मैं यहाँ पर क्लास में देख लूँगा। 40 मिनट्स का सेशन एक और दफ़ा कंटिन्यू करते हैं, और जैसे ही वो सेशन हमारा कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर अप हो चुका होगा। मैं यहाँ पर सेशन को रोक रहा हूँ और आप सबसे ये गुजारिश है कि वो जो लिंक्स आपके साथ शेयर किए गए थे, उन्हीं लिंक्स में दोबारा लॉगिन करें और दोबारा कंटिन्यू करें, और हम इस वीडियो को दोबारा 40 मिनट्स के लिए कंटिन्यू करेंगे। और अगले शायद 2 से 3 मिनट लग जाते हैं इस वीडियो को क्रिएट होने में। जैसी वीडियो क्रिएट होती है आप फ़ौरन से कंटिन्यू कर दीजिए। मैं ग्रुप
मैसेज कर दूँगा कि आप दोबारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे अभी सेशन एंड कर रहा हूँ और आप पूरे 5 मिनट के बाद इस सेशन को दोबारा सेम क्रेडेंशियल्स के साथ, सेम मीटिंग आईडी और सेम पासवर्ड के साथ दोबारा लॉग इन कीजिएगा। और हम उसी वीडियो के अंदर जो सेकंड वीडियो होगी उसका नाम IFRS 15 की थ्योरी पे भी बात करेंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हम इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। मैं यहाँ पे इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।